अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको दोबारा एक दफ़ा वेलकम करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 में। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स को स्टडी किया था कि फ़िज़िक्स में कितनी ब्रांचेस हैं और फ़िज़िक्स में उन ब्रांचेस को हमने किस तरीके से सब डिवाइड किया हुआ है। आफ्टर दैट आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम फ़िज़िक्स को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, फ़िज़िक्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, क्या फ़िज़िक्स के बगैर हमारी डेली लाइफ पॉसिबल है या नहीं, और सेकंड ये कि अगर फ़िज़िक्स हमारी डेली लाइफ में पॉसिबल है, फ़िज़िक्स हमारी डेली लाइफ में हेल्प आउट करती है, तो वो किस तरीके से हमारे कामों को, किस तरीके से हमारी जनरल रूटीन को हेल्पफुल करती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स का या साइंस का इस्लाम से क्या रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इस्लाम एंड साइंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स में अगर हम बात करें कि फ़िज़िक्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमारी जनरल लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर फ़िज़िक्स की क्या इम्पॉर्टेंस है, उसमें सबसे पहला और बुनियादी जो हमारे पास इसका फैक्टर है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक दूसरे से बात करने का ज़रिया, एक दूसरे से बात करने का वे। हम किस तरीके से एक दूसरे को मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, और किस तरीके से हम अपने बातों के ज़रिए अपने राब्तों को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, उसके लिए हमारे पास जो जनरली आज के दौर में इस्तेमाल हो रहा है वो फ़ोन है। बेस्ट एग्जांपल है फ़िज़िक्स की। फ़ोन का जो फेनोमेना है ये पूरा का पूरा फ़िज़िक्स पे काम कर रहा है। इसके जो सिग्नल्स हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ़िज़िक्स करते हैं। जैसा कि कम्युनिकेशन में आप अगर आउटसाइड द कंट्री बात करना चाह रहे हैं, आप किसी और कंट्री में बात करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसमें जो कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट होगी वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है फ़िज़िक्स की वजह से। अगर फ़िज़िक्स ने सैटेलाइट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होता, अगर फ़िज़िक्स ने एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में नहीं बताया होता, तो शायद हमारे लिए कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं होता, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे लिए कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट, द बेसिक हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, सबसे बेस्ट इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर हमने किसी के साथ भी कॉन्फ्रेंस करनी है, अगर हमने किसी के साथ भी इंगेज होना है, अगर हमने किसी के साथ भी राब्ता रखना है, तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे बेहतरीन तरीका है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, ये सारी वो चीज़ें जिसके ज़रिए से हम लोग बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इस कम्युनिकेशन को हम लोग फ़िज़िक्स की मदद से ही कर पाते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड फ़िज़िक्स की इम्पॉर्टेंस है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट से मुराद वो तमाम एलिमेंट्स जो कि हम लोग सिर्फ अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, मेंटली अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को काम डाउन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम एलिमेंट्स को हम लोग एंटरटेनमेंट का नाम देते हैं। जस्ट लाइक टेलीविज़न्स, कंप्यूटर्स, सीडीज़, डीवीडीज़, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि एंटरटेनमेंट के लिए हम लोगों की मदद करते हैं। और एंटरटेनमेंट के लिए इन एलिमेंट्स का हमारे पास जो बेसिक रूल है, इन एलिमेंट्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, या ये एलिमेंट किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे हैं, इनका जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो बिल्कुल रिलेट करता है फ़िज़िक्स के साथ। आफ्टर दैट जो हमारे पास थर्ड इसका एलिमेंट है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि अगर हमें किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है, डिस्टेंस ट्रैवल करना है, हमें अपने आप को एलोकेट करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो उसके लिए हमारे पास
कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो हमें हेल्प करेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अब अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास जितने भी व्हीकल्स आएंगे वो तमाम के तमाम जिस पर्पस के ज़रिए एक जगह दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, वो जिस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम प्रिंसिपल्स बाय द लॉज एंड हेल्प्स ऑफ फिज़िक्स ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, उसके लिए हमें गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें एरोप्लेन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें बाइक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें एक ही चीज़ पर फॉलो कर रही हैं और एक ही चीज़ की बेस पर चल रही हैं, वो है इंजन। और अगर हम इंजन को देखेंगे तो वो बेसिकली फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है, मैकेनिक्स, वो उसमें आएगा। यानी कि बाय द हेल्प ऑफ मैकेनिक्स हम क्या कर रहे हैं, हम फ़िज़िक्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। फ़िज़िक्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हम फ़िज़िक्स का फ़ायदा उठा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है एजुकेशन। एजुकेशन में फ़िज़िक्स किस तरीके से हेल्प करती है? एजुकेशन में फ़िज़िक्स इस तरीके से हेल्प करती है कि एजुकेशन के ज़रिए हम लोग, जैसा कि इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अभी फ़िलहाल हम एजुकेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, फ़ायदा उठा रहे हैं स्टूडेंट्स, किस चीज़ के ज़रिए फ़ायदा उठा रहे हैं? फ़ेस टू फेस तो हम लेक्चर नहीं ले रहे, तो हम जो फ़िलहाल फ़ायदा दे रहे हैं स्टूडेंट्स को वो बाय द हेल्प ऑफ फ़िज़िक्स ही दे रहे हैं। और फ़िज़िक्स के इस इम्पॉर्टेंस की वजह से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बड़ी इजीली जो है वो अपनी लेक्चर्स को, अपनी वीडियोस को कंडक्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग इसको इजीली जो है वो अपलोड कर सकते हैं। हम लोग बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, बाय द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने लेक्चर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और इसके लिए हमें फ़िज़िकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें एक दूसरे के साथ फ़िज़िकल बिहेवियर को एक दूसरे के साथ मैच करने की, फ़ेस टू फेस बैठने की, एक क्लासरूम प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लोग इस फ़िज़िक्स की एक छोटी सी डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए, छोटी सी एक हम लोग इसकी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी हेल्प लेते हुए हम लोग क्या करें, एजुकेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो एजुकेशन के अंदर इसके अलावा अगर आप एक क्लासरूम में बैठें तो वो क्लासरूम कितना होना चाहिए, उस क्लासरूम की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, उस क्लासरूम में वेंटिलेशन कितनी होनी चाहिए। अगर उस क्लासरूम का एरिया हमारे पास कम है तो एरिया के हिसाब से उस क्लासरूम के अंदर लाइटिंग कितनी होनी चाहिए, उस क्लासरूम के अंदर अगर एरिया हम लोग बढ़ा देंगे तो लाइटिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू देयर लेंथ एंड ब्रेथ। तो इस चीज़ को भी हम लोग फ़िज़िक्स के ज़रिए ही पढ़ सकते हैं, फ़िज़िक्स के ज़रिए ही हम हेल्प आउट कर सकते हैं कि अगर हमारा क्लासरूम किसी भी लेंथ का है तो उसमें हमें कितनी लाइट ज़रूरी होगी, उसमें हमें कितने फ़ैन्स चाहिए होंगे, उसमें हमें कितना बड़ा बोर्ड चाहिए होगा, उसमें हमें कितनी बड़ी सिटिंग अरेंजमेंट्स चाहिए होंगी। तो इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के लिए, इन तमाम चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, तमाम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो हेल्प लेते हैं वो फ़िज़िक्स की लेते हैं। नेक्स्ट मेडिकल। अगर हम मेडिकल की बात करें कि मेडिकल में फ़िज़िक्स का क्या किरदार है, मेडिकल में फ़िज़िक्स किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करती है, मेडिकल में फ़िज़िक्स क्या कर सकती है, तो इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में एक्सरे। अगर हम एक्सरे को देखें तो एक्सरे क्या है, ये एक रे है जिसको फ़िज़िक्स ने इंट्रोड्यूस कराया और इस रे के ज़रिए हम बॉडी को स्कैन कर सकते हैं, हम पूरी बॉडी की स्कैनिंग कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि इस पूरी बॉडी में जो बोन्स हैं वो कहाँ से डैमेज हैं और कहाँ से डैमेज नहीं हैं, कहाँ से फिट हैं, कहाँ से अनफिट हैं। अगर हमारे पास ये रेज इंट्रोड्यूस ना होती और हमें एक्स रे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हमारे लिए किसी पेशेंट को आफ्टर एक्सीडेंट, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हमें उसके बारे में ये जानना बहुत ही मुश्किल हो सकता था कि उसके अंदर अगर बोन क्रैक्स हैं तो वो बोन क्रैक्स कितनी हैं और वो बोन क्रैक्स कहाँ से हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स की इस रे ने हमारी मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा दे दिया और बहुत ज़्यादा हमारा काम आसान कर दिया, जिसके ज़रिए से हम लोग ईज़िली जस्ट इन सम सेकंड्स हम ये बता सकते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर, किसी भी पेशेंट की बॉडी के अंदर जो बोन क्रैक्स हैं वो कितने हैं और फिट और अनफिट बोन्स जो हैं वो कितनी हैं। सेकंड,
सेकंड एक और रे है हमारे पास, लेज़र। अगर हम इसको भी देखते हैं तो ये भी बायो के अंदर, मेडिकल्स के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर ये भी बड़ी हेल्पफुल है। पहले सर्जरीज़ हुआ करती थी, अगर हम पहले की बात करें, अगर हम कुछ अर्सा पहले को देखेंगे तो उसमें हमारे पास ऑपरेट करने के लिए सर्जरी की हेल्प ली जाती थी। बट अभी काफ़ी सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जो विदाउट सर्जरी, विदाउट एनी डैमेजेस, हम लोग बाय द हेल्प ऑफ लेज़र उसको कर सकते हैं। इसकी एक जनरल सी एग्जांपल है कि अगर आपकी आई साइट वीक है, अगर आपको स्पेक्टेकल्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप विदाउट स्पेक्टेकल्स नहीं देख पाते हैं, तो आपको अपनी आई साइट को स्पेक्टेकल से जान छुड़ाने के लिए सिंपल क्या करेंगे, आप एक उसका ऑपरेशन करवाएंगे। और उस ऑपरेशन के अंदर क्या होगा, उस ऑपरेशन के अंदर सिर्फ आपकी आंखों में से रेज़ पास आउट होंगी और वो रेज़ आपके लेंस को दोबारा से रिचार्ज कर देंगी, जिसकी वजह से आपका लेंस जो है वो बेहतरीन तरीके से देख पाएगा। और वो जो रेज़ रिचार्ज होंगी वो रे लेज़र होंगी। तो लेज़र एक और ऐसी रे है हमारे पास, एक और ऐसी लाइट है हमारे पास, बीम ऑफ लाइट है, जो कि हमें बहुत हेल्पफुल होती है इन फॉर्म ऑफ बायोलॉजी। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोमेडिकल के अंदर भी फ़िज़िक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िज़िक्स की अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करें अपनी डेली लाइफ में, तो हमारी डेली लाइफ में फ़िज़िक्स की इतनी इम्पॉर्टेंस है कि हम इसके बग़ैर अपनी लाइफ को इजी नहीं बना सकते। हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसकी नीड है। हम लोग अपने आप को इसके बग़ैर नहीं रह सकते, हम इसके बग़ैर अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा सकते। बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स हमने पढ़नी थी। तो हमारे पास जो बेसिक्स एग्जांपल्स थी वो ये हैं: कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड मेडिकल। अब इसके बाद हम एक सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि इस्लाम के मुताबिक क्या साइंस सिमिलर है, क्या साइंस इस्लाम के उसूलों के मुताबिक काम करती है, क्या साइंस की टीचिंग्स के अंदर और इस्लाम की टीचिंग्स के अंदर कोई सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्री होती हैं या नहीं होती हैं, या साइंस एक अलग ही ब्रांच है जिसने इस्लाम की बिल्कुल हेल्प नहीं ली और विदाउट हेल्पिंग ऑफ इस्लाम इसने जो है वो एक थ्योरीज पेश करना स्टार्ट कर दी। ये चीज़ हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बीइंग अ मुस्लिम हमें कुछ थोड़ा बहुत इस्लाम की भी नॉलेज होनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे नबी ने, हमारे रसूल ने या हमारे अल्लाह ताला ने क्या क्या बातें इरशाद फरमाई हैं कुरान पाक में, सुन्नत में, कौन कौन सी अहादीस ऐसी हैं जो कि इस्लाम को साइंस से रिलेट करती हैं, कौन कौन से कुरान पाक की ऐसी आयत हैं जो कि इस्लाम को साइंस से रिलेट करती हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम एक कैसा दीन है? इस्लाम एक ऐसा दीन है जो कि नेचर की फ़ितरत के बारे में बताता। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को किस तरीके से तख्लीक किया और तख्लीक करने के बाद इस दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स हैं जो कि इस दुनिया में अपना अपना काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाई हैं उनका एक स्पेसिफाइड मकसद है, वो अपने अपने मकसद को सरअंजाम दे रहे हैं। वो किस तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं उनको स्टडी करना ही इस्लाम है। तो हम इनको अगर समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो दीन इस्लाम है वो बेसिकली दीन फितरत है। वो हमें दुनिया की फ़ितरी अमल से आगाह करता है, ये बताता है कि इस दुनिया की फ़ितरत क्या है, इंसान की फ़ितरत क्या है, और अगर हम इस दुनिया की और इंसान की फ़ितरत को जानने में कामयाब हो जाते हैं, इट मीन्स हम दीन इस्लाम को समझने में कामयाब हो गए। अब इसके अंदर
हम कंपेयर कराते हैं, सबसे पहले हमारा ये ईमान है कि दुनिया में कोई भी इंसान जिसको अल्लाह ने तख्लीक करके भेजा है, उसने रहती दुनिया में हमेशा कायम नहीं रहना, एक ना एक दिन उसने इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन जाना कहाँ है? उसने इस दुनिया से जाने के बाद गायब तो नहीं हो जाना ना, उसने इस दुनिया से जाने के बाद इंटर होना है अपनी सेकंड लाइफ में। मीन्स कि जो बॉडी है वो बॉडी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। जो हमारी बॉडी है वो डिपेंड कर रही है किस चीज़ के ऊपर? मैटर के ऊपर। हमारी पूरी की पूरी बॉडी मैटर है, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगी। एंड आफ्टर द डे ऑफ जजमेंट हम लोग दोबारा से पैदा किए जाएंगे, हम लोग दोबारा से बनाए जाएंगे। जो कायनात का मालिक है वो जब हमें एक दफ़ा बना सकता है तो वो दूसरी दफ़ा भी बना सकता है, उसके लिए तो मुश्किल नहीं है। तो यानी कि जो मैटर है, इस्लाम के मुताबिक जो मैटर है वो ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और वो फॉर्म दोबारा उसको दोबारा मैटर में कन्वर्ट कर देगी। मीन्स ये कि मैटर इज़ इंटर कन्वर्टेबल अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम। और अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस भी हमें मैटर के बारे में यही बताता है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इस्लाम, हम ये देख सकते हैं कि मैटर जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। हमें ऐसा लगेगा कि ये बंदा जो है मर चुका है, तो इट मीन्स कि ये बंदे की बॉडी जो है कम्प्लीटली डिकम्पोज हो चुकी है। बट जो उसकी बॉडी डिकम्पोज हुई है वो उसकी बॉडी दोबारा से रिकवर होगी, और वो एट द डे ऑफ जजमेंट वो दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाएगी। तो सिमिलरली मैटर के बारे में साइंस का भी कुछ ऐसा ही कहना है। साइंस भी बिल्कुल मैटर के बारे में यही कहती है कि मैटर को हम लोग ख़ुद से जनरेट नहीं कर सकते, हम लोग ख़ुद से मैटर को नहीं बना सकते। इस्लामिक क्वालिफ़िकेशंस जो हैं, जो इस्लामिक एजुकेशंस हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो भी यही कहते हैं कि किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो एक ज़र्रे को भी पैदा कर सके। तो एक छोटे से ज़र्रे को भी पैदा करने की सलाहियत सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अल्लाह के पास है, और यही बात हमें साइंस भी बता रही है। मीन्स ये कि हम ये कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में साइंस और इस्लाम में सिमिलैरिटीज़ है। साइंस जो है वो इस्लाम की टीचिंग्स को फॉलो करती है। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट हैं साइंस के जो कि इस्लाम की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। एक और पॉइंट हम पढ़ते हैं जिसमें हम कहते हैं कि मैटर एंड एनर्जीज आर इंटर कन्वर्टेबल। आइंस्टाइन की एक बहुत मशहूर इक्वेशन है जिसमें वो कहते हैं कि E = mc², मीन्स मैटर एंड एनर्जी मैटर एंड एनर्जीज आर इंटर कन्वर्टेबल। मैटर कन्वर्ट होगा एनर्जी में, और वो एनर्जी दोबारा कन्वर्ट होगी मैटर में। तो अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी के अंदर भी यही दो चीज़ें, हमारी बॉडी के अंदर दो चीज़ें हैं, मैटर एंड एनर्जी। अब जो हमारी बॉडी है उसमें मैटर क्या है, एनर्जी क्या है? हमारी बॉडी में दो चीज़ें हैं, जिसमें से एक है मास जिसको हम जिस्म का नाम देते हैं, और एक है सोल जिसको हम रूह का नाम देते हैं। अगर हम देखें जिस्म और रूह में से, तो ये जिस्म जो है मास, ये मैटर है, और सोल जिसको हम लोग देख नहीं सकते सिर्फ फील कर सकते हैं, मीन्स इट इज़ एन एनर्जी, ये एक एनर्जी है। बाय द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी वी आर मूविंग, बाय द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी वी कैन ट्रांसपोर्ट
वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वी कैन कम्युनिकेट विद अनदर। हम सिर्फ इस एनर्जी की वजह से इस मैटर को मूव करा सकते हैं। अगर हमारे अंदर से ये एनर्जी निकल जाए तो वी आर नॉट मास, वी आर जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। हम में से जब ये रूह चली जाएगी तो फिर हम जो है हम एक सिंपल डेड बॉडी रह जाएंगे, उसके अलावा हमारे जिस्म में जान नहीं रहेगी। मीन्स के मैटर जो है कन्वर्टेबल हो गया एनर्जी में, कंप्लीटली हमारी बॉडी का मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और आफ्टर डेथ क्या हुआ, आफ्टर डेथ हमारी बॉडी में से ये चीज़ चली जाती है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं एनर्जी का। और जैसा कि मैंने कहा कि एट द डे ऑफ जजमेंट ये वाला प्रोसेस रिवर्स होगा, ये दोबारा रिपीट होगा। तो जब ये प्रोसेस रिपीट होगा तो यहाँ से ये एनर्जी एट द डे ऑफ जजमेंट दोबारा ट्रांसफ़र होकर मैटर बन जाएगी और हमें ज़िंदा कर दिया जाएगा। मीन्स कि एक जगह हम लोगों ने मैटर को कन्वर्ट किया एनर्जी में और फिर हम उस एनर्जी को दोबारा वापस रीगेन करते हैं इन फॉर्म ऑफ मैटर। मीन्स मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल। साइंस भी यही कह रही है, साइंस भी यही कह रही है, इस्लाम भी यही कह रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बिल्कुल भी इन दोनों में कोई अपोजिशन नहीं है, दोनों की सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर हम आगे एक और चीज़ को पढ़ें तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन का एक बहुत ही मशहूर लॉ है जिसको हम कहते हैं एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक बहुत ही इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन है। इक्वल रिएक्शन से मुराद ये है कि अगर आप कोई पॉजिटिव काम करते हैं तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा और अगर आप कोई नेगेटिव काम करते हैं तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। तो इस्लामिक टीचिंग्स भी यही कहती हैं। इस्लामिक टीचिंग्स हमें इस्लाम के बारे में बिल्कुल कुछ ऐसा ही बताती हैं। वो हमें इस्लाम के बारे में यही कुछ सिखा रही हैं कि अगर आपने कुछ पॉजिटिव डीड्स कर दिए, अगर आपने कुछ अच्छे काम किए तो उस पॉजिटिव डीड्स को, अच्छे काम को हम लोग नेकी का नाम देंगे और वो नेकी आपके नामा अमाल में लिखी जाएगी और फिर उस नामा अमाल का आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा आफ्टर योर डेथ। तो अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपके नामा अमाल के अंदर नेकी लिखी जाएगी और वो नेकी आपको उसका सिला भी मिलेगा। वो नेकी आपकी ज़ाया नहीं जाएगी, आपको उस नेकी का सिला मिलेगा। मीन्स ये कि अगर आप कोई एक्शन करेंगे तो उस एक्शन का आपको रिएक्शन भी मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप कोई बुरा काम करते हैं, ठीक है, नेगेटिव डीड्स करते हैं, नेगेटिव डीड्स का मतलब हो गया इविल्स करते हैं, कोई ऐसे काम करते हैं आप जो कि इस्लाम ने मना फरमाए, तो हम उसको कहेंगे गुनाह का नाम दे देंगे या बुराई का नाम दे देंगे। अगर आप बुराई करते हैं, बदी करते हैं, तो उसमें भी आपको रिवॉर्ड मिलना है, लेकिन रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ सज़ा। जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसमें आपको सज़ा मिलेगी, जज़ा नहीं मिलेगी। और उसमें आपको जो सज़ा मिलेगी वो डिपेंड करेगा कि आपकी नेकी का या बुराई का मैग्नीट्यूड कितना था। जितना मैग्नीट्यूड आपकी नेकी का या बुराई का होगा, जितनी ज़्यादा आपने नेकी या बुराई की होगी, उतनी ही ज़्यादा आपको सज़ा या जज़ा मिलेगी। बिल्कुल यही चीज़ न्यूटन का लॉ भी कहता है कि जितने आपके एक्शन का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही आपके रिएक्शन का भी मैग्नीट्यूड होगा। मीन्स ये कि न्यूटन के इस लॉ को अगर हम अपनी इस्लामिक थ्योरी के साथ कंपेयर करें तो दोनों का सेंस सेम ही है। आफ्टर दैट, इसके बाद हमारे पास बहुत सारे और भी इस्लामिक ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू हैं, बहुत सारे और भी इस्लामिक ऐसी बातें हैं कि जिसके ज़रिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये बता सकते हैं कि इस्लाम और साइंस जो है वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है, जिस लास्ट टॉपिक में हम लोग ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से साइंस की हेल्प की डिफरेंट साइंटिस्ट ने और उन डिफरेंट साइंटिस्ट ने साइंस में क्या क्या अपना किरदार अदा किया। फ़िज़िक्स में उन्होंने कौन कौन सी कंट्रीब्यूशंस की हैं, कौन कौन से उनको कंट्रीब्यूशन करने के बाद उनको अचीवमेंट्स मिली हैं, उन तमाम अचीवमेंट्स को, उन तमाम अकॉम्प्लिशमेंट को हम लोग स्टडी करते हैं कि कितने बेसिक साइंटिस्ट थे जो कि हम लोगों ने, मुस्लिम साइंटिस्ट या पाकिस्तानी साइंटिस्ट जिन्होंने फ़िज़िक्स के अंदर अपना किरदार अदा किया। इसमें जो हमारे पास ये नोट्स
आप एडमिन से ले सकते हैं। इन नोट्स के अंदर तमाम चीज़ें जो कि मैंने आपको पढ़ाई हैं वो मौजूद हैं स्टेप बाय स्टेप। आपने इनको याद करना है और इनको याद करने के बाद इनके साथ मौजूद जो असाइनमेंट है उसको भी आपने कंप्लीट करना है और आपने कंप्लीट करके सबमिट कराना है। इसमें मुस्लिम साइंटिस्ट में कुछ मेन साइंटिस्ट हैं और उन मेन साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस हैं। आपने उनके कंट्रीब्यूशंस और अचीवमेंट को याद करना है। आपको मिनिमम 2 कंट्रीब्यूशन हर साइंटिस्ट के याद होने चाहिए और उन 2 कंट्रीब्यूशंस को याद करने के साथ साथ आपको ये भी जहन में रखना है कि जो साइंटिस्ट आपने याद किया है वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, अगर मुस्लिम है तो पाकिस्तानी है या कोई और है, ठीक है। उनकी आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और इसके साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ है और आज के लेक्चर के साथ साथ हमने अपने चैप्टर नंबर 1 को वाइंड अप कर दिया है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो चैप्टर नंबर 2 का होगा, उसको हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।